नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा डिबेट शो दंगल। दंगल में आज के अखाड़े में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। या यूं कहें कि बंगाल के समंदर की लपटें भले ही शांत हो गई हो, लेकिन वहां की सियासत उफान मार रही है। कल समीक्षा बैठक में सीएम ममता ने पीएम मोदी को आधे घंटे का इंतजार करवाया तो बीजेपी ने संविधान का पाठ पढ़ाया। लेकिन केंद्र और राज्य की इस लड़ाई का नया मोहरा बन गए हैं मुख्य सचिव। ममता के करीबी मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने पर वो भड़क गई हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये सियासत कहां पर जाकर थमेगी। टीएमसी बीजेपी के इस झगड़े से बंगाल का क्या भला होगा? आखिर किसने राजधर्म को नहीं निभाया? इन तमाम सवालों के साथ हमारे चुपते हुए और भी सवाल होंगे खास मेहमानों से जो हम पूछेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल में यास तूफान भले ही थम गया, लेकिन सियासी बवाल नहीं थम रहा। पुरानी अदावत की दरार और चौड़ी हो गई है। पीएम मोदी को लेकर सीएम ममता के मन का गुस्सा बायकॉट की शक्ल में शुक्रवार को सामने आया, लेकिन ममता की सफाई 24 घंटे बाद आई। ममता ने छवि खराब करने का ठीकरा केंद्र और बीजेपी पर फोड़ दिया। It's a fact that there was no need to sit there that time because the meeting earlier it was decided PM and CM, but later on it was totally revised list has been given where honorable governor, central minister I have no objection, then MLA, then opposition leader, what they mean. So the big BJP party and I am alone. And the meeting is not PM, Prime Minister, Chief Minister. हुआ यूं कि शुक्रवार को पीएम मोदी बंगाल दौरे पर थे। चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन सीएम ममता बनर्जी नदारद रही। ममता पर तुरंत मिजाजी इतनी हावी हुई कि पीएम को समीक्षा बैठक में आधे घंटे इंतजार करना पड़ा। इतना ही नहीं, ममता आई और रिपोर्ट सौंपकर चली गईं। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि नंदीग्राम में धूल चटाने वाले शुवेंदु अधिकारी क्यों बैठक में मौजूद थे। शुवेंदु अधिकारी को इसलिए बुलाया गया था कि मिदनापुर में यास तूफान से काफी तबाही मची और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र मिदनापुर में ही आता है। Why? In Gujarat last week you went there. Why you not called opposition leader there? It is your state. Even Odisha also opposition leader was not there. In my state, whenever you come, you create some confusion and always you create some confrontation. Why? ममता के इस व्यवहार के बाद बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए संवैधानिक मर्यादा का पाठ पढ़ाया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और कहा, ममता दीदी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण क्षुद्रता है। यास तूफान ने तमाम लोगों को प्रभावित किया है और उन्हें मदद की जरूरत है। दुखद है कि दीदी ने जन कल्याण के ऊपर अपना अहंकार रखा और उनका तुच्छ व्यवहार इसे दिखाता है। गृह मंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ममता के रवैये को भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आपदा काल में बंगाल की जनता को सहायता देने के भाव से आए हुए प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार पीड़ादायक है। जनसेवा के संकल्प और संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर राजनीतिक मतभेदों को रखने का ये एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना को भी आहत करने वाला है। बहुत पीड़ादायक है और शर्मनाक है दोनों कहूंगा। प्रधानमंत्री बंगाल की चिंता करने गए थे ना, क्या मतलब है इसका? नवीन पटनायक के बैठक में तो भाजपा के वहां से मंत्री थे कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान और बाकी लोग, सारंगी जी। तो यहां पर आपको परेशानी उससे क्या होती है? मोदी जी बड़ा हृदय लेकर के उड़ीसा और बंगाल देखने गए, मदद करेंगे, आप उसकी बैठक का बॉयकॉट करती हैं। वार पलटवार के खेल का शोर आज भी सुनाई दे रहा है। सिर्फ मुद्दे बदल गए। बंगाल के मुख्य सचिव को मोदी सरकार ने दिल्ली बुलाया तो ममता बनर्जी भड़क उठी। दरअसल 4 दिन पहले ही ममता सरकार ने बंदोपाध्याय का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था। बतौर मुख्य सचिव बंदोपाध्याय का कार्यकाल इसी महीने के आखिर में खत्म हो रहा था, लेकिन ममता की करीबी की वजह से बंगाल सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दे दिया। इस बीच मोदी सरकार ने आदेश जारी कर दिया, जिसके मुताबिक अल्पन बंदोपाध्याय को अब केंद्र में नई जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्हें 31 मई की सुबह 10 बजे से पहले रिपोर्ट करना है।
केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार से अल्पन बंदोपाध्याय को जल्द रिलीव करने का अनुरोध किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है, इन दोनों का जो है ये दादा और बहन का एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन भाई बहन का इस रिश्ता को कभी भी बंगाल बीजेपी हमेशा इसको काम नहीं करने दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लिए ऐसी सियासत ठीक नहीं है। चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन कड़वाहट बाकी है। अगर इसी तरह से केंद्र और राज्यों के बीच तलवारें खिंची रही तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर न्यू इंडिया का सपना कैसे साकार होगा। पटना से सुजीत झा, कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले साल अम्फान तूफान आया चला गया, इस साल यास तूफान आया चला गया, लेकिन राजनीति का पश्चिम बंगाल का आखिर ये तूफान थमता क्यों नहीं है और राज्य को क्या इससे नुकसान नहीं होगा? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान दंगल में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त जुड़ चुके हैं। टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मौजूद है अवनिजेश अवस्थी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन शुरुआत आपसे ही करते हुए प्रेम शुक्ला जी, हार पचा नहीं पा रही है बीजेपी, इसी वजह से झूठे और मनगढ़ंत आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये कह रही हैं ममता बनर्जी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैंने इंतजार किया है और फिर मेरे ऊपर ही इंतजार का आरोप क्यों? क्या है जवाब इस पर? देखिए, सुश्री ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से अब तक तमाम पराजयों को बचाकर उसको विजय में परिवर्तित करने का हमारा जो है लंबा इतिहास रहा है। और पराजय के बाद भी किस तरह से संघीय व्यवस्था में, लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में किस तरह से अपनी भूमिका का, जो जनता ने भूमिका दिया है उसका किस तरह से निर्वाह करना है, भारतीय जनता पार्टी भलीभांत विविध राज्यों में इसके तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन सुश्री ममता बनर्जी संभवतः संघीय ढांचे को समझने में स्वयं को नाकामयाब पा रही हैं। जिस तरह से उनका बर्ताव रहा है, कल प्रधानमंत्री जी के बैठक में वो कुर्सियां जहां पर ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों को बैठना था वो खाली होने की तस्वीरें जो है, क्या वो गलत तस्वीरें हैं? क्या सुश्री ममता बनर्जी सिर्फ 15 मिनट में उस बैठक में प्रधानमंत्री के रहते हुए छोड़कर नहीं चली आई? क्या ये सत्य नहीं? क्या स्वयं अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुश्री ममता बनर्जी स्वयं नहीं कह रही है कि किस तरह से वहां शुभेंदु अधिकारी को क्यों निमंत्रित किया गया? यह उनके मन में ये प्रश्न है कि नहीं है? और जब उनके पास ये प्रश्न था तो उसको शालीनता से भी इस प्रश्न को रखा जा सकता था। इसके लिए प्रधानमंत्री के समक्ष अशोभनीय, असंवैधानिक और अहंकारी व्यवहार दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए, आपका व्यक्तिगत जो अहंकार है वो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। मानव जायसवाल, आपका जो व्यक्तिगत अहंकारी प्रवृत्ति है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, वो हावी हो गया क्या ममता बनर्जी के ऊपर? और एक और सवाल, वो कौन सा महत्वपूर्ण काम था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यास तूफान की बैठक से बड़ा था, जिसके बाद ममता बनर्जी आती हैं, फाइल पकड़ाती हैं और वहां से चली जाती हैं? क्या है इस पर जवाब आपका? पहले तो मेरे सभी को नमस्कार है, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, और साथ ही साथ देश को भी मेरा नमन है। जिस तरीके से हम इस आपातकालीन स्थिति से गुजर रहे हैं और बंगाल जिस तरीके से यास से भी ग्रसित है और जिस तरीके से यास ने तांडव दिखाया है उससे भी। जहां तक बात है मैडम, ये जो हमारे जो प्रेम भाई साहब जो है जो बोल रहे हैं, इनको शायद पता नहीं है कि मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने कार्य का निर्वाह ही किया है। वो सुबह से लगी हुई थी, 24 घंटे वो घूम रही थी और जो प्रोग्राम की जो शेड्यूल थी उसके बावजूद भी दीदी वहां आई। वो हमारे प्रधानमंत्री जी से उन्होंने आग्रह किया कि भाई मुझे और भी लोगों के पास जाना है। 3 बार उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की तो प्रधानमंत्री जी ने बोला ठीक है, उनका परमिशन देते हुए वो दूसरे स्थान पे गई। क्यों? क्योंकि मौसम खराब थी और एक शेड्यूल था और इस शेड्यूल के दौरान आपको उस समय में जाना पड़ेगा क्योंकि सारी व्यवस्थाएं वैसी पड़ी हुई थी। दूसरी बात, जहां तक बात है, 1 घंटे तक वो वेट करती रही। उनको बोला गया कि 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री जी मिलेंगे, जबकि वो उसी कैंपस में थे। हमारे जो सिक्योरिटी जो एसपीजी है उन्होंने बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा। समय नहीं था मैडम, कंटिजेंसी प्लान होती है। बीजेपी को पता नहीं है कि कंटिजेंसी प्लान क्या होती है। जब राहत कार्यों को राहत नहीं मिलती है और जिस तरीके से मुआयना नहीं किया जाता है, बहुत सारे चुनौतियां होती हैं। और बंगाल की जो नेत्री है उन्होंने ममता का निर्वाह करते हुए उन चुनौतियों को संघर्ष करते हुए कार्य का निर्वाह किया है। इसमें आप किसी भी तरीके से उनको खंडित नहीं कर सकती। जहां तक एक शॉप की बात है, बाकी भी दोनों मेहमानों का ले लेती हूँ, उसके बाद में आऊंगी मानव जायसवाल जी, उसके बाद आऊंगी। बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि यास तूफान की समीक्षा बैठक से ज्यादा जरूरी वो कौन सा काम था
जो ममता बनर्जी के लिए इतना ज्यादा अर्जेंट था, जिसके बाद बैठक को वो छोड़कर चली गई। और लगातार एक सेकेंड सर, मुझे लगता है राज्य और केंद्र के बीच सम्मान की एक रेखा होती है, और रैली करने के लिए तो प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे नहीं थे। वो तो बंगाल के लिए ही गए थे ना सर, वो तो बंगाल के लिए गए थे, लेकिन आना और फाइल पकड़ाना और वहां से चले जाना और खाली कुर्सियां, ठीक है मानव जायसवाल, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक संघीय ढांचा है इस देश का जिसका सम्मान हर एक को करना चाहिए। लेकिन अब निजेश अवस्थी जी, आपका रुख करते हुए, ममता दीदी तो कह रही हैं कि मैंने ही इंतजार किया, पीएम की सुरक्षा में लगे जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया कि 1 घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मिलने का मौका मिलेगा। उनके पास समय कम था तो वो निकल गई। फिर इस पर इतना ज्यादा तल्ख बयान ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों आ रहा है सामने? चित्रा जी, ये कोई घटना, ठीक है मानव, सुनिए एक बार उनको। चित्रा जी, ये कोई घटना अकेली घटना नहीं है, आइसोलेशन की घटना नहीं है। बात सिंपल सी है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस एनडीए गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं एनडीए की तरफ से, बाकी राज्यों में भी विपक्ष की सरकारें हैं, और इसी समय कल ही वहां पर नवीन पटनायक की सरकार भी एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो भी विपक्षी दल की सरकार है, वहां कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी पूरे देश में किसी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ऐसी दिक्कत नहीं आती। और आज ममता बनर्जी अगर संविधान का अगर दुहाई दें तो मैं पूछना चाहता हूं कि विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण होता है कि नहीं होता? जादवपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल को घुसने नहीं दिया जाता। मेरे पास एक लंबी फेहरिस्त है। ममता बनर्जी वहां पर एक मैच्योर राजनेता की तरह बिहेव नहीं करती है, मानना पड़ेगा, ये पूरा देश जानता है। लगातार ये कोई एक मानव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, मैं आपको कितनी घटनाएं बताऊं वहां पर चुनाव नतीजों के बाद, चुनाव परिणामों के बाद जिस तरीके की हिंसा हुई है, वो चुनाव के बाद की हिंसा 1940-47 के डायरेक्ट एक्शन का याद दिलाती है। आपको मालूम है किस तरीके से वहां से लोग असम में जाने को मजबूर हुए? ये एक प्रदेश की चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि प्रदेश में जिस तरीके के चुनाव परिणामों के पश्चात जिस तरीके की हिंसा हुई है वहां पर आपको क्या रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगता नहीं कि हम किसी लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। वहां पर अंदाजा है आपको किसी तरीके का, किस तरीके का अंदाजा है? और राज्यपाल पर, और शुभेंदु अधिकारी वहां के एमएलए हैं जहां पर सबसे ज्यादा जहां पर तूफान का प्रभाव पड़ा है। जो शुभेंदु अधिकारी अगर अपनी विधानसभा में उस तूफान प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री से चर्चा करते हैं तो इसको राजनीति का विषय बनाएंगे कि अगर वो सामने बैठेंगे तो मैं नहीं बैठूंगी। यह है राजनीति, भारत की राजनीति, लोकतंत्रात्मक राजनीति। लेकिन कमाल करते हैं आप भी तो कुछ है ना। अब निजेश अवस्थी जी, शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया है, गुजरात में तो आप विपक्षी नेता को आमंत्रित नहीं करते हैं, ओडिशा में आप आमंत्रित नहीं करते हैं। आप बताइए ना कि शुभेंदु अधिकारी उसी जगह से एमएलए हैं। नवीन पटनायक ने तो यहाँ तक कहा कि मैं केंद्र पे दबाव भी नहीं डालूंगा। ऐसे कोरोना महाकाल में मैं कोई आर्थिक दबाव नहीं डालना चाहता। वो भी विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो विपक्ष के मुख्यमंत्री है ना, वो एनडीए का हिस्सा नहीं है बीजेडी। देखिए ना क्या फर्क क्या है, पूरा देश अंतर देख रहा है कि नहीं देख रहा? सर लेकिन आप लोगों ने सारी ताकत तो बंगाल में झोंकी थी ना, इसी वजह से अरे तो ये सवाल मतलब उड़ीसा में इलेक्शन नहीं लड़ी थी बीजेपी। ठीक है सर, लेकिन अगर आप उड़ीसा की इलेक्शन, उड़ीसा में होने वाली इलेक्शन रैलियों को देख लेंगे तो नवीन पटनायक के बारे में भी ऐसा ही बोला गया था। वो राजनीति में, चुनाव के समय में राजनीति अलग होती है, लेकिन जब आप प्रशासन संभाल लेते हैं उसके बाद हिंसा का इस तरीके से नंगा नाच हो, ये किसी प्रदेश में आज तक नहीं हुआ। सीखने की जरूरत है। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई चुनावी रैली को संबोधित करने तो बंगाल में गए नहीं थे, वहां पे घूमने फिरने के लिए तो इतने बड़े नेता वहां पर पहुंचे नहीं थे। अगर आपदा का ये काल है जब यास तूफान से तबाही हुई है, 20,000 करोड़ का आपने अनुमान लगाया है, ममता बनर्जी सिर्फ लिफाफा पकड़ाने के लिए आती हैं और उसके बाद वहां से चली जाती हैं। क्यों नहीं माना जाए कि इसके पीछे का उनका अहंकार है जो जताने की वो कोशिश कर रही थी? इससे क्या राज्य और केंद्र के बीच रिश्ते और ज्यादा तल्ख नहीं होंगे और संघीय ढांचे पर चोट नहीं पड़ेगी? जयंतुदा, अच्छा देखिए, ममता बनर्जी के जो अहंकार हैं और प्राइम मिनिस्टर को बॉयकॉट कर रहे हैं, पॉलिटिकल वायलेंस बहुत है, लेकिन ये सब कुछ है ममता बनर्जी के खिलाफ। अगर आप इतना मैच्योर्ड फेडरलिज्म के बात करते हैं तो बेचारे एक पब्लिक सर्वेंट को, जिसको 31 में लास्ट डेट है, और आपके कैबिनेट सेक्रेटरी को
चीफ मिनिस्टर ने एक्सटेंशन 3 महीने के एक्सटेंशन के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी के पास जाना पड़ता है, 6 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर तक जाना पड़ता है। तो 3 महीने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी विदाउट द कंसेंट ऑफ द कैबिनेट कमिटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स तो नहीं किया, तो होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ भी इनफॉर्मल चर्चा जरूर होगा विदाउट द कंसेंट। ऐसे तो नहीं है कि कैबिनेट सेक्रेटरी रेवोल्यूशनरी है और वो प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी के खिलाफ कुछ फैसला ले लिए। कैबिनेट सेक्रेटरी का क्लियरेंस लगता है चीफ सेक्रेटरी के लिए, बिकॉज ही इज द ब्रिज बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर। आप देखिए जो चिट्ठी दिया है उसमें बोले हैं कि मंडे 10 बजे आना पड़ेगा और न्यू असाइनमेंट दिया जाएगा। जो कोविड मैनेजमेंट के लिए चेयरमैन है कमेटी का और जिसके कारण एक्सटेंशन लिया गया है, और वो एक्सटेंशन भी सरकार ने ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। मैं मान लेता हूँ कि ममता बनर्जी के अहंकार हैं, सब कुछ उनके खिलाफ है, तो ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लीजिए ना। अब अगर जरूरत पड़े प्रेसिडेंट रूल कीजिए। आपके इतना अच्छा गवर्नर, इतना एफिशिएंट गवर्नर है जो पूरा दिन भर, मतलब कितने काल रात में भी कितना ट्वीट किया है, आज भी ट्वीट किए हैं। और बीजेपी के जो पार्टी प्रेसिडेंट है दिलीप घोष, अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं रिएक्शन नहीं दूंगा क्योंकि ये बेसिकली सेंटर के साथ स्टेट का इशू है, ये बीजेपी का इशू तो है ही नहीं। तो अगर बीजेपी का इशू है, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ओडिशा में कोविड हुआ है इसीलिए नहीं आया, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मैं बोलना चाहता था, रिक्वेस्ट किए थे, इसीलिए हमको इजाजत मिला। अधीर चौधरी को भी बोला था। तो लेकिन ममता बनर्जी कह रहे हैं कि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे तो जानकारी तो मिले। हमें ये जो जानकारी था कि 1-1 मीटिंग पीएम के साथ होगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया था कि पीएम सीएम मीटिंग होगा, लेकिन बाद में मैं देख रहा हूं कि वहां ऐसे लोग हैं जो अगर ये मुझे पता था तो मैं भी मेरे तरफ से एक डेलीगेशन बनाता, वहां भी हम 1-2 एमएलए को भी रखते, क्योंकि एमएलए को रखना, लीडर ऑफ द अपोजिशन को रखना, ये जानकारी देना भी फेडरलिज्म में जरूरी होता है। जैसे कल चिट्ठी दिया है चित्रा जी, वो चिट्ठी अगर ममता जी के साथ चर्चा करके भी दे सकते थे। मुख्य सचिव का रातों रात तबादला और ये कह दिया गया कि सोमवार तक आप दिल्ली में हाजिरी दें। और दूसरा सवाल, शुभेंदु अधिकारी को बैठक में बुलाए जाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? क्या ममता बनर्जी को चढ़ाने के लिए इस तरह का प्लान तैयार किया गया था? क्योंकि आप भी जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में उनको हराया है और उनको बुलाने का मतलब एक अलग तरह का मैसेज देना है ममता बनर्जी को। तो क्या ये प्लान था जिस पर कामयाब रही बीजेपी? चित्रा जी, क्या तृणमूल कांग्रेस पार्टी वाले ये कहना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराने के कारण जिस भी मंच पर, जिस भी पटल पर, जिस भी फोरम पर शुभेंदु अधिकारी जी उपस्थित होंगे वहां ममता नहीं जाएंगी? कल विधानसभा में भी वहां शुभेंदु अधिकारी जी अपोजिशन लीडर के तौर पर रहेंगे, तो क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां नहीं जाएंगी विधानसभा में? यह क्या हास्यास्पद तर्क है इसमें। और उड़ीसा में भी जो है अपोजिशन लीडर को बुलाया गया था, वो बताया जा रहा है कोविड बीमार होने के कारण वो नहीं आए। और ओडिशा का जो फॉर्मेट था वही फॉर्मेट पश्चिम बंगाल में भी था। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी को भी निमंत्रित किया गया। ऐसे में गुजरात में भी मीटिंग हुई थी, विपक्षी दल का कोई नेता नहीं था। है क्या क्यों विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया गया था? इस तरह कोई पुष्टि वाला पत्र है क्या? उनको जानकारी है क्या? ये तो वेग आरोप लगा रही तो कह रही थी उड़ीसा में भी नहीं बुलाया गया, तो कह रही थी, लेकिन उड़ीसा के संदर्भ में स्पष्टीकरण आज ही आया है। और कृपा करके मुझे बता दें कि ममता बनर्जी जी चुनाव अगर जिससे हार जाएंगी उसका लोकतांत्रिक सारा अधिकार समाप्त कर देगी क्या तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो किसी बैठक में नहीं बुलाए, कहीं ना बुलाए? तो ये तो अजीबोगरीब बात हुई। ये तो लोकतंत्र के हिसाब से नहीं। दूसरा जो वो तो कह रहे हैं कि खुद ही मुझे इंतजार करना पड़ा। ये जो इंतजार की बात बार बार बीजेपी की ओर से की जा रही है, ये बात सही नहीं है। देखिए वो मिथ्या प्रलाप करती हैं, हर कोई जानता है। अम्फान के समय जब पिछली बार चुनाव आया, स्वयं प्रधानमंत्री जी उनसे बात करना चाह रहे थे, उन्हें प्रधानमंत्री जी का फोन तक नहीं लिया। कई बार ऐसा हुआ है कि वो जो है प्रधानमंत्री की बैठकों में हिस्सा लेने नहीं आती हैं। आपने देखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर जिस तरह का व्यवहार उनका रहा, क्या प्रधानमंत्री के समय एक शिष्टाचार का, एक मुख्यमंत्री का शिष्टाचार का प्रदर्शन क्या था? तो उन्होंने अपनी अशिष्टता को बारंबार प्रदर्शन किया है। उनका व्यवहार मानव जायसवाल जी, लेकिन इस सवाल का जवाब भी दीजिए। जब कोविड को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है, ममता बनर्जी नदारद रहती हैं। जब डीएम को लेकर बैठक होती है उसमें वो आ जाती हैं। जब उनको बोलने नहीं दिया जाता है तो उसको लेकर वो खूब हंगामा खड़ा करती हैं। कल उनके पास बोलने का भी मौका था, राज्य की समस्याओं के जिक्र करने का, डिस्कशन का मौका था। भले ही सीएम और पीएम के बीच की ये मीटिंग नहीं हो, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य को लेकर ये मीटिंग थी और उसमें मुख्यमंत्री का इस तरह का व्यवहार समझते हैं? नहीं,
ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लिया जा रहा है। दीदी ने स्पष्ट रूप से बोला है, उन्होंने 3 बार हमारे प्रधानमंत्री जी से परमिशन मांगी और तब वो वहां से गई। जहां तक बात है मैडम, आज भी दीदी का आज का स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला है अगर बंगाल के हित के लिए, अगर अहंकारी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर उनके पैर के चरणों को भी छूना पड़े तो वो उसके लिए राजी हैं कि, लेकिन बंगाल की और जनता की हित की बात करें। आज आप मुझे बताइए, जो ये प्रेम भाई साहब जो बात कर रहे हैं, इनको ये पता ही नहीं है सोलंकी जी ने ट्वीट किया है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है गुजरात में, उनको तो निमंत्रण नहीं मिला। बहुत सारी जगह है, बीजेपी राजनीति करती है, ये देश सेवा में नहीं मतलब शुभेंदु अधिकारी अगर आ जाएंगे तो ममता बनर्जी अपने राज्य को लेकर डिस्कशन नहीं करेंगी। मैडम आप एक बात बताइए, अगर कोई भी मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, क्या उनको क्या प्रोटोकॉल नहीं है? उनको जानकारी लेने की अधिकारी नहीं है कि भैया पहले कितने लोग आने वाले हैं, क्या मैटर है, कौन से लोग आएंगे? उसके बाद अचानक से उनके पास नया शेड्यूल आ जाता है, जानकारी नहीं दी गई थी, इस बारे में जानकारी दी तो गई थी मानव जायसवाल। और नहीं इसके बाद एक सेकेंड सर, मानव जायसवाल आप पहले ये बताइए ना कि वो कौन सा अहम काम था जो यास तूफान के इस परिचर्चा से ज्यादा अहम था और मुख्यमंत्री बैठक को छोड़कर चली गई। आप ये बताइए ना वो कौन सा काम था मुख्यमंत्री? बैठक तो हुई नहीं मैडम, बैठक की तो बात ही नहीं थी। सर बैठक की तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को, बैठक में कैसे जो सत्ता पक्ष पश्चिम बंगाल का होना चाहिए वो तमाम कुर्सियां खाली हैं। मैडम ये जो फोटोशॉप करके जो फोटो दिखाई जा रही है ना, ये सिस्टमैटिक तरीके से बदनाम करने के लिए है। आज ममता बनर्जी ममत्व का निर्वाह करते हुए काम कर रही है तो इनको तकलीफ है, वो दीघा जा रही है, रात भर तूफान के बीच में वो नमूना में बैठ के पूरा मुआयना ले रही थी। उन्होंने एरियल व्यूज लिया, उन्होंने घर लोगों के पास जाने के लिए सारे साग सामग्री जो जा रहे हैं राहत कार्यों के लिए उन्होंने मीटिंगें करी, वो लोगों से मिल रही है। नंदीग्राम हो जाए, मेदिनीपुर हो जाए, खेजूरी हो जाए, आपके जितने भी इलाके हैं, और जहां पे हमारे जो प्रधानमंत्री जी जब आए थे वो दूसरी जगह से आई थी, उनसे मिले, वो मुआयना करते हुए आई थी, उन्होंने खाने भी टाइम पे नहीं खाया था। अब एक माँ को जिस तरीके से वो अपने बच्चों के लिए लड़ रही है, परस्पर लड़ रही है, हम यहाँ साइक्लोन से लड़ रहे हैं, कोविड से लड़ रहे हैं, इनके पास वैक्सीन नहीं है, भी उनकी लाखों है। का अंबार चल रहा है, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वादा करके यही आती है कि आपकी सेवा करेंगे, खासतौर से मुश्किल वक्त में। लेकिन अगर इतनी जगहों का मुआयना कर लिया था और समीक्षा बैठक में बताया जाना था कि राज्य की स्थिति कैसी है, उस समय तो वो नदारद हो जाती है। लेकिन एक बार फिर से आपका रुख करते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पूरे के पूरे उनको मुआयना दिया कि ये प्रॉब्लम है, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि अगर आपकी मर्जी हो तो ये 2 इलाके हमारे मेदिनीपुर का जो सी व्यू बेल्ट है, जो टूरिज्म अट्रैक्शन का बेल्ट है, जो जिस तरीके से त्रासदी में छिन्न हो गया है, इस बात पर किस तरह से भरोसा किया जाए मानव जायसवाल कि यास तूफान पर समीक्षा बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, तमाम दूसरे नेताओं की वहां पर मौजूदगी है, राज्यपाल की मौजूदगी है और ममता बनर्जी कहे कि नहीं हमें दूसरे काम के लिए निकलना है। नहीं सर, आपकी बात समझ से परे है, लेकिन संघीय ढांचे पर क्या इस तरह से प्रहार नहीं होगा और राज्य का हित किस चीज में है? ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास, अपनी बात को आगे बढ़ाएगा, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा होता है कि पीएम और सीएम के बीच में अगर बैठक हो रही हो तो उसमें नेता प्रतिपक्ष को बुलाया जाना कहां तक जायज है? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, लेकिन दोनों ही पार्टियों के नेताओं को इस बात को समझना होगा, अगर केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार बनी है तो राज्य में ममता बनर्जी की सरकार बनी है। राज्य का हित और देश का हित इसी में है कि दोनों ही एक साथ मिलकर काम करें। लेकिन अगर इस तरह की तलखी बरकरार रही तो क्या इससे राज्य का हित प्रभावित नहीं होगा? अपने मेहमानों से पूछेंगे इस सवाल का जवाब। फौरन लौटते हैं, देखते रहिए दंगल, देखते रहिए आज तक, कहीं जाएगा। इंतजार पर तकरार, इसी को लेकर दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हुए सीधे अपने जेश अवस्थी जी आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी की ओर से यह भी कहा गया है कि पीएम कहे मेरे पैर छुओ तो मैं बंगाल की मदद करूंगा, मैं इसके लिए भी यानी कि पैर छूने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे इस तरह से अपमानित नहीं किया जाए। किस तरह से देख रहे हैं उनके इस बयान को? वो तो कह रहे हैं कि जितना झुकना होगा बंगाल के हित में उतना झुक जाऊंगी मैं। चित्रा जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक संवैधानिक पद है, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक का व्यक्ति होता है, वो कोई अवांछित व्यक्ति नहीं था, किसी की व्यक्तिगत मर्जी से नहीं था। लोकतंत्र में जब अपेक्षा ये की जाती है कि जब भी कोई आपदा आती है देश पर या प्रदेश पर, पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके काम करेंगे, ऐसे समय में लीडर ऑपोजिशन के बैठने पर वहां आपत्ति करनी चाहिए थी या प्रशंसा करनी चाहिए थी कि हम सब मिलकर के बंगाल की जनता पर जो आपदा आई है तूफान के समय की, उसमें मिलकर के हम काम करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। हैरत होती है, यहां पर भी राज्यपाल पर तंज कसा गया।
आप ये बताइए कि राज्यपाल अगर किसी वहां पर जिस तरीके की हिंसा हुई है, राज्यपाल अगर उनसे मिलने जाते हैं तो गलत किया क्या उन्होंने? यहाँ पर पूरे देश में अगर एक व्यक्ति की हत्या होती है तो पूरे देश और विदेश में लोग सर पे आसमान उठा लेते हैं। वहां पर हजारों आदमियों के साथ हुआ, कितने हजार लोग असम में हैं, वहां पर कोई किसी को चिंता नहीं है। वो भारत के नागरिक नहीं है, वो कहीं और के नागरिक हैं। ये होगा क्या इस लोकतंत्र में? लेकिन जब लोकतंत्र में राज्यपाल प्रदेश में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ घेरे में है। एक सामान्य सी बात है, लीडर ऑफ अपोजिशन तो अभी सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति होनी थी, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन थे ना। कहा जाए कि लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या मतलब? अरे भैया ये संवैधानिक पद है, बाकायदा अगर लीडर ऑफ अपोजिशन साथ मिलकर के सत्ता के पक्ष के साथ काम करेगा, सामने बीच में प्रधानमंत्री बैठे होंगे, सीएम बैठे होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा होगा, राज्यपाल बैठा होगा, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा कि नहीं होगा? वहां पर अगर आपने सिर्फ फाइल थमानी थी तो ईमेल कर सकते थे, वो नहीं किया ना प्रधानमंत्री ने कि आप भेज दीजिए, मैं देख लूंगा आपकी क्या डिमांड है। प्रधानमंत्री ने जाकर के मौके पर मुआयना किया कि हाँ वास्तव में क्या स्थितियां हैं और मैं आपके साथ बैठ करके स्थितियों पर निर्णय लेना चाहता हूं, तत्काल निर्णय हो। इस बात को कोई नहीं कहेगा, चाहे पत्रकार हो या चाहे कोई भी हो। यहां पर बैठ करके तंज करना बहुत आसान है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच के जो संबंध हैं, उन संबंधों में सिर्फ चुनाव के समय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, उसके पश्चात जो काम होता है वो मिलकर के काम होता है। और वो आपके राज्य की मदद करने के लिए वहां पर गए हुए थे। नहीं चित्रा जी, मैं अवस्थी जी के साथ सहमत हूँ और बहुत अच्छा बताया अवस्थी जी ने। मुझे तो लगता है अभी चुनाव हो गया है और चुनाव के बाद अभी भी इसको बीजेपी वर्सेस तृणमूल जैसे अवस्थी जी कह रहे हैं ऐसे नहीं देखना चाहिए। ये हो गया है, अभी ये एक्सटेंशन ऑफ बीजेपी और टीएमसी लड़ाई ना रख के अगर मोदी जी का बड़प्पन ये भी तो होना चाहिए। जैसे आज ममता जी ने बोले हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये चीफ सेक्रेटरी को, हमारे खिलाफ राजनीति जो भी है हम संभालेंगे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी को ऐसे एक्शन आप विड्रॉ कर लीजिए। कोर्ट में चले गए, सेंटर कैविएट किए हैं, कैट में भी किए हैं और कोर्ट में भी किया है। तो लीगल लड़ाई अगर होगा तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉन्फ्रंटेशन होगा। मैं तो मोदी जी के बहुत समर्थक हूं, इसीलिए कि मोदी जी देखिए शरद पवार के साथ कितना अच्छा रिश्ता है, मीटिंग होता है अमित शाह जी के साथ, उद्धव जी को कितना प्रशंसा करते हैं। तो ममता जी का भी दोष है कि वो मोदी जी के साथ वो संबंध नहीं बना पाया। मुझे लगता है कि इस समय हम बंगाल के रहने वाले हैं, मुझे ये तू मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लोग मर रहे हैं कोविड में और घर घर में डेली सुबह मोबाइल फ़ोन ओपन करने से 4-5 लोगों को, मतलब अभी भी मोबाइल में इतने फोन नंबर है जो लोग अभी दुनिया में है ही नहीं। बिल्कुल पता नहीं है कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। बंगाल को लेकर चुनावी मोड से कौन लोग नहीं निकल पाए हैं। ममता जी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, मैं ममता जी को क्लीन चिट भी नहीं दे रहा हूं। मुझे लगता है मोदी जी का भी अभी इस समय जो हुआ है, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भी अगर आप एक्शन लेंगे करेंगे और वो रिजाइन कर सकते हैं और ममता उसको चीफ एडवाइजर बना सकता है। सॉल्यूशन क्या होगा उसमें? झगड़ा तो रहेगा ना। तो इसीलिए ममता बनर्जी के लिए पब्लिक सर्वेंट को अटैक करना ये भी कोई बड़प्पन तो नहीं है। ये तो पब्लिक सर्वेंट वाली बात तो आएगी ना जयंत घोषाल। मैं तो ये कह रही हूँ कि जब आपके पास एक अच्छा मौका था, जब आपके पास एक अच्छा मौका था, के ये जो बड़प्पन मैं देखा, मैं जयंत घोषाल जी, चित्रा जी मुझे एक समय दीजिए। पहुंचते हैं, आपको जब मीटिंग में बोलने नहीं दिया जाता है तो आप हंगामा करती हैं। आपके पास तो कितना शानदार मौका था, जी भर के बोलती वहां पर, अपने राज्य के लिए मदद मांगती। सिर्फ 20,000 का यूं एक लिफाफा पकड़ा देना, ये अपने आप में क्या अपमान नहीं है कि हम अपनी बिना कोई बात किए वहां से सिर्फ एक लिफाफा पकड़ाने आते हैं और चले जाते हैं? इस तरह से मदद होगी? और उसके बाद आरोप लगाए जाते हैं कि दरअसल बीजेपी शासित राज्य में और गैर बीजेपी शासित खासतौर से बंगाल को लेकर कि भेदभाव करता है केंद्र। इस तरह के व्यवहार की उम्मीद उस मुख्यमंत्री से जिसको पश्चिम बंगाल की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, उनसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद कैसे की जा सकती है? आ रही हूं मानव जी आपके पास। जयंत घोषाल, देखिए मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा चित्रा जी विनम्रता के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के सीएम बने थे और मीटिंग था। मीटिंग के पहले शक्ति सिन्हा को बोला कि 10 एमएलए भी जाएगा। शक्ति सिन्हा ने बोला क्यों? एमएलए का तो परमिशन नहीं है, प्रोटोकॉल है, लॉजिस्टिक्स है, पीएम है, एसपीजी है। तो बोला हम धरना देना शुरू कर देंगे। तो वाजपेयी जी ने कहा ऐसे इशू मत बनाओ, हमको झगड़ा करना है छोटे छोटे इशू में, या उसको 10 एमएलए को आने दो, इसमें क्या है?
तो इसमें वाजपेयी जी का बड़प्पन बढ़ गया था कि अगर ममता के तरफ से कोई लिमिटेशन है, वो तो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप तो पूरी देश के भाग्य विधाता हैं। मुझे लगता है अभी ममता जी को भी सीएम जो है वो एक अंग राज्य का मुख्यमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर से एक मिलना चाहिए। एक मीटिंग अगर 1-1 होता है और कोई नहीं रहेगा और आधा घंटा, देखिए बीजेपी अभी तो बाई इलेक्शन है, बीजेपी ममता बनर्जी को हरा देना भवानीपुर सीट में, किसको कैंडिडेट करेगा उसके लिए सोचे। और अभी 4-5 बाई इलेक्शन होगा, अभी तो MP 2 निश्चित अधिकारी सरकार सब बाई इलेक्शन होगा, उसमें ममता बनर्जी ना जीत पाए वो बीजेपी देखे। सर, चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन ये जो तूफान आकर और वहां की जनता को हरा कर गया है, इतना बड़ा नुकसान, मीटिंग सर उसकी भरपाई कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है ना जयंतोदा। और एक ऐसे वक्त में किसी के लिए भी, वो कोई भी पार्टी हो, उसके लिए अहंकार शोभा नहीं देता है जब भी जनता की बात हो तो। लेकिन यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि जयंत घोषाल की ओर से बार बार मुख्य सचिव के तबादले की बात यहाँ पर की जा रही है। और सर आपके लिए एक जानकारी मैं दे दूं, अखिल भारतीय सेवा 1969 के नियम 7 के मुताबिक राज्य सरकार के अधीन तैनात सिविल सेवा अधिकारियों के खिलाफ केंद्र कोई डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकता है। अगर अधिकारी राज्य के अधीन अपनी सेवा दे रहा है तो फिर प्राधिकरण कार्रवाई और जुर्माने का अधिकार राज्य के पास ही होगा। इसको लेकर अलग अलग तरह के नियम हैं, इसमें भी राज्य सरकार को अधिकार मिले हुए हैं। तो आनंद फानन में चूंकि ममता बनर्जी आपके साथ मीटिंग में शामिल नहीं होती हैं, वो आती हैं, आपको अपने राज्य का ब्यौरा देकर चली जाती हैं, इस वजह से आप रातों रात मुख्य सचिव का तबादला कर देंगे, इस तरह से बदले की राजनीति होगी। तबादला बदले की राजनीति नहीं होता, ना ही कार्रवाई मानी जाती है। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कैडर कंट्रोल एक्ट 1954 के तहत जो है उनके तबादले को, उनका अटैचमेंट किया गया है, तबादला भी नहीं कहा जा सकता, उसको अटैचमेंट किया गया, संलग्न किया गया है उनको, और वहां पर जो है उनको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में अपीयर करने के लिए कहा गया है। और ये विशुद्ध जो है प्रशासनिक निर्णय है, इसको राजनीति के चश्मे से देखना जो है यही दोषपूर्ण है। मेरा स्पष्ट मानना है कि एक प्रशासनिक निर्णय है और इस प्रशासनिक निर्णय को आपके पास जो फोरम्स है, अगर उसको लेकर नाराज होते हैं चीफ सेक्रेटरी महोदय, तो उनके पास फोरम से CAT है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, कोर्ट्स है, या फिर जो है वो इस प्रशासनिक निर्णय को स्वीकारें, उनके लिए जो है वो बेहतर होगा। उनको कुछ ना कुछ दायित्व निश्चित तौर पर उनकी योग्यता के अनुकूल दायित्व उनको केंद्र भी देगा। ऐसे में इस मामले को जो है राजनीतिकों के हाथों में खेलना क्यों देना चाहते हैं वो? उनको तो स्वयं जो है इस निर्णय को स्वीकारना चाहिए। 31 मई को 10 बजे के पहले उनको जहां रिपोर्ट करने का आग्रह किया गया, वहां इसी तरह का मिलता जुलता मामला 2001 में तमिलनाडु में भी सामने आया था। जयललिता ने मना कर दिया था कि मेरे तीनों अधिकारी नहीं जाएंगे दिल्ली, फिर ऐसे में क्या करेंगे? मानव जायसवाल लेकिन आपकी बातों पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बोलिए मानव। मैडम, मैं तो पहली बात आपको बोलने देता हूं, बहुत अच्छा पकड़ा आपने, सही पकड़ा है। इन्होंने बताया कि भाई ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है, ये घृणात्मक राजनीति। सही बोला, ये राजनीति नहीं है, घृणात्मक राजनीति है। आज आलापन बंदोपाध्याय कौन है? वो अपने में एक व्यक्तित्व रखने वाले समाज सेवी से भी बढ़कर ऑफिसर नहीं है। वो बंगाल को प्रेम करते हैं, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रेमी और प्रचारक हैं, उनके कार्य से सिद्ध हुआ है। आज उनके परिवार में इतनी सारी आपातकालीन स्थितियां आई, तब भी वो निरंतर काम कर रहे हैं प्रांत के लिए, और आज प्रांत को उनकी जरूरत है। आज प्रांत ने उनके 3 महीने की एक्सटेंशन मांगी थी, तब ये 24 तारीख को इन्होंने एक्सटेंशन दे दिया, और अचानक इनको लग गया कि भैया इनको हटा दो वहां से। ये तो पॉलिटिकल, अरे तो केंद्र के पास अधिकार है ना, उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। और आप कह रहे हैं अति राजनीति, वो तो प्रशासनिक हवाला दे रहे हैं कि प्रशासनिक शक्तियां केंद्र के पास है, वो चाहे तो अपने हिसाब से करेगी। नहीं, केंद्र तो के पास तो बहुत सारे अधिकार है, हम तो वही बोल रहे हैं, अधिकार का उपयोग करिए, राजनीतिक षड्यंत्र मत करिए। आप राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, ये तो सिद्ध हो गया कल। इसी तरीके से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुलाया, क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ब्रीफ नहीं करना चाहिए था मुख्यमंत्री को? उनको क्या बाईपास करनी चाहिए थी? ये सब की बात नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि जहां ये बोलते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दूसरे प्रांतों में इनको याद नहीं रहता, लेकिन इनको षड्यंत्र करना है, इनको षड्यंत्र। आज ये प्रूव हो गया कि जिस तरीके से इन लोगों ने आलापन सर को वापस बुलाने की कोशिश करी है, जिस बैकडोर एंट्री जो चला रहे हैं, ये षड्यंत्र है। बीजेपी पॉलिटिकल षड्यंत्र कर रही है, वो देश हित में काम नहीं कर रही है, वो देश हित में काम नहीं कर रही। अगर देश हित में काम करती तो लाशों का अंबार गंगा नदी में ना बहा होता। उनको वैक्सीन की राजनीति करनी है, उनको एक रेट नहीं देना है, उनको लोगों को भगा देना है, उनको देश को ग्रसित कर देना है बीमारियों में, उनको कुछ नहीं करना। अरे मानव जायसवाल, पूरा देश आप ही संभालेंगे तो बाकी केंद्र में सरकार क्यों चुनी गई है? टीएमसी को तो राज्य के, एक सेकंड सर सुनिए ना,
टीएमसी को राज्य की जिम्मेदारी दी गई है ना, आप राज्य संभालिए, केंद्र उनको संभालने दीजिए। अब यूपी बिहार सब कुछ आप ही संभाल लेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? मैं आपसे सीधा से सवाल नहीं, एक सेकंड तक घुमाइए मत। देखिए ये जो आदत है ना सर, सुनिए ना मानव जायसवाल जी, कि पहले तो आप जितने भी महत्वपूर्ण मीटिंग होती है उसका बायकॉट करती हैं। जब आपको जिस मीटिंग में शामिल नहीं होना रहता है उस मीटिंग में आप पहुंच जाती हैं। जिस मीटिंग में आपको बुलाया जाता है उस मीटिंग में आप आते ही तुरंत आती हैं और फिर वहां पर प्रेजेंस दर्ज कराने के बाद चली जाती हैं। उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। मानव जायसवाल, बंगाल भी देख रहा है, देश भी देख रहा है। बहुत सही बात पकड़ी थी, पॉलिटिकल वेंडेटा की बात करी। अब मैं आपको बताता हूं, हमको फरमान नहीं चाहिए। आप बताइए वैक्सीन का एक लॉ क्यों नहीं होगा? आप हमको बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीन के ऑर्डर्स पहले से क्यों नहीं दिए? फिर आपसे वैक्सीन पे डिस्कशन करने के लिए बैठे हो या याद तूफान से हुई उस पर इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि आपको शर्म नहीं आ रही है? एक सेकंड सर, मुद्दे पर रहिए ना। वैक्सीनेशन की मांग क्यों नहीं, वैक्सीन की मांग करिए ना आप। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर की बैठक में आकर क्यों नहीं कहती हैं कि वैक्सीन नहीं है? आकर वो बोले ना, दूसरे राज्यों के जितने भी चीफ मिनिस्टर है बोलते हैं वैक्सीन नहीं है, प्रोवाइड कीजिए। जब मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी उसमें हम शामिल नहीं होंगे, डीएम की बैठक में हम शामिल होंगे, बोलने नहीं दिया जाएगा तो हम आरोप लगाएंगे कि भैया अपना प्रांत लड़ो। और उसके बाद फिर ठीक है मानव जायसवाल जी, हो गई आपकी बात। प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब दीजिए। हो गई सर आपकी बात, हो गई आपकी बात। वो जो खाली कुर्सियां हैं ना वो चुभ रही हैं, वो खाली कुर्सियां नहीं होनी चाहिए थी। केंद्र और राज्य दोनों को ही अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और राज्य की जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि तीसरी बार वो चुनकर आई हैं और राज्य के लिए उनको तो ज्यादा बड़े पैकेज की मांग की जानी चाहिए थी। उनको बोलना चाहिए था कि हमारे राज्य में इतनी कमी है। हर बार मौका छूट जाने पर और बाद में फिर राजनीति की जाती है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन ये बात तो सच है ना, अधिकारी को जिस तरह से अटैच किया गया है ये तो बदले की राजनीति है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? बिल्कुल बदले की राजनीति नहीं है, ये प्रशासनिक निर्णय है। उस प्रशासनिक निर्णय में कुछ लोग बदले की राजनीति, जिनको देखिए, जिनका अपना राजनीतिक चिंतन सड़ गया होता है, हर चीज में षड्यंत्र देखते हैं। इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, एक विशुद्ध प्रशासनिक निर्णय है और प्रशासनिक अधिकारी को उस प्रशासनिक निर्णय का आदर करना चाहिए। सर ये निर्णय तभी कब होता है जब दिन में बवाल मचता है और रातों रात निर्णय हो जाता है। ये जो आपका समय है ना, ये अपने आप में बहुत सारे सवालों के साथ खड़ा है। आपका अधिकार है, ये समय को लेकर आपत्ति करना आपका अधिकार, लेकिन विशुद्ध प्रशासनिक निर्णय है और उसको प्रशासनिक नियमावली के अनुकूल ही उसका निस्तारण किया जाना चाहिए। उस पर अनर्गल राजनीति से किसी को लाभ नहीं होने वाला। अनर्गल राजनीति कौन कर रहा है? जल्दी जल्दी एक छोटा छोटा सा कमेंट जयंतो घोषाल, कौन कर रहा है अनर्गल राजनीति? नहीं, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से समस्या है और इसीलिए अभी इस समय समाधान एक ही है, डायलॉग, बातचीत करके हाल निकालना चाहिए। क्योंकि अभी इस समय ममता बनर्जी को भी अगर बातचीत करना है, क्योंकि देखिए चीफ सेक्रेटरी को विक्टिम करना, मैं उनके पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहता हूं कि उसके भाई 2-4 दिन पहले गुजर गए हैं मेंटली और उसमें भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय अगर ये समस्या नहीं होता है, कम्युनिकेशन एरर से ही तो हुआ है ना। कम्युनिकेशन एरर क्यों होता है? क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और चीफ मिनिस्टर ऑफिस में अगर एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, एक ऑथोराइज पर्सन रहे दोनों तरफ से, और एनी मीटिंग, देखिए नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का मीटिंग भी मोदी जी ने मतलब नहीं आया था, रमन सिंह नहीं आया था, उस समय भी ऑपोजिशन का चर्चा हुआ था। तो मैं इसीलिए स्कोर पॉइंट करना कि ये उचित है, वो अनुचित है, उसमें मैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में जाना चाहता हूं बंगाल के भलाई के लिए कि राज्य के हित में देखते हुए आप निजेश अवस्थी जी क्लोजिंग कमेंट क्या होना चाहिए जल्दी से सर? नहीं ले आए कहना चाहूंगा, ये जो मानव जायसवाल अभी चीफ सेक्रेटरी के बारे में कह रहे थे, वो उनके जो उच्च अधिकारी हैं उनको सीआर लिखने दीजिए। आप उनकी सीआर मत बनाइए यहाँ पर। और यहाँ पर प्रशासनिक निर्णय होता है, मैनुअल होता है सिविल सर्वेंट का, उस मैनुअल के हिसाब से उनको किसी भी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, यह भी सच है। इसलिए ये प्रशासनिक ठीक है सर, वक्त की कमी है इस वजह से बीच में आपको रोकना पड़ा है, लेकिन यकीनन अहंकार अगर राज्य के हित की बात हो तो किसी भी पार्टी को दिखाना नहीं चाहिए। जिस तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल में बन रही है वो उस राज्य के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों को जन्म दे रही है। अपने हित को पीछे रखकर राज्य और जनता के हित के बारे में पहले सोचना होगा हमारे तमाम नेताओं को। लगातार इस बात को लेकर हम बहस कर रहे थे, पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये जो तूफान खड़ा हुआ है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, ये कब थमेगा? टीएमसी के अपने आरोप, बीजेपी के अपने आरोप, लेकिन इन सब के बीच राज्य का हित प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। इसको तत्काल रोकना होगा और वहां की जनता के बारे में पहले सोचना होगा। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आगे हल्ला बोल में कमलनाथ हैं कि मानते ही नहीं, इसी पर करेंगे बड़ी बहस। फौरन लौटते हैं, देखते रहिए आज तक।